हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य उत्तर काल। देखिए मौर्य उत्तर काल मौर्यन के बाद वाला काल है। क्या क्या है आई विल रीड इट। यहाँ हाईलाइट करना थोड़ा दिक्कत होती है तो मैं पहले से थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखा हूँ। तो मौर्य उत्तर काल के बारे में देखते हैं क्या है। तो मौर्य उत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल था। तो वैदिक पुनर्जागरण यहाँ लिखा हो उसका काल था। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर दूँ, वैदिक पुनर्जागरण का काल। ठीक है, वैदिक पुनर्जागरण का काल था। और मौर्योत्तर काल में कौन कौन थे? मौर्य के बाद शुंग आए, कण्व आए, सातवाहन आए, ये सब मौर्यन के बाद आए। ठीक है, और जब आक्रमण भी हुआ था तो यवन का, शक का, पहलव का, कुषाण का, इन लोगों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, मौर्य के बाद फिर शुंग वंश की जो स्थापना हुई 185 से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, जब मौर्यों का डाउनफॉल होने लगा तो शुंग का स्थापना हुई। इनको ईरानी कहा गया। क्या कहा गया? ईरानी। किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री ने इनको ईरानी कहा। बाण भट्ट ने कहा कि ये निम्न जाति के हैं, तो बाण भट्ट ने कहा निम्न जाति के। और जो बुद्धिस्ट दिव्य वादन है उसके अनुसार शुंगों को मौर्य ही बताया गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए मेरुत्तुंग की थेरावली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है और इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन है। तो उज्जैन के शासक में पुष्यमित्र को भी यहां पे ले लिया गया है। ठीक है, पर इनके क्या इनका एग्जिस्टेंस है, कहां से आए हैं, इस पे कई सारे सोर्सेज हैं। शुंग वंश की जो शासक का क्रम देखिए, सबसे पहले पुष्यमित्र बहुत इंपॉर्टेंट थे, पुष्यमित्र शुंग। फिर आए अग्निमित्र, फिर वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र, ये लोग आ गए थे। ठीक है, लास्ट देवभूति थे, लास्ट वाले देवभूति, ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या नाम है, मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है, इन्होंने क्या किया था कि जो मौर्य के सबसे लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, मौर्य डायनेस्टी के कौन थे, लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, इनको इनकी हत्या कर दी थी। क्या नाम है, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके बाद इन्होंने फिर सत्ता वत्ता हथिया लिया, जो भी किया। ये बृहद्रथ को हर शरीर में प्रज्ञा दुर्लभ या दुर्बद्धि कहा गया। दुर्बद्धि, ठीक है, दुर्लभ, प्रज्ञा दुर्लभ। पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश में औदभिज कहा गया। तो याद रखिएगा, हरिवंश में पुष्यमित्र को औदभिज, अगर एग्जाम में कहीं आ जाए औदभिज, किसको कहा गया? औदभिज, मतलब अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला, क्योंकि इस सेनापति थी मौर्य डायनेस्टी के और बृहद्रथ की हत्या करके ये आ गए। ठीक है, अचानक से, तो औदभिज कहा गया है। फिर घोसुंडी अभिलेख है कोई, इसमें इनको सर्वतात का संकर्षण कहा गया, या हाईलाइट किया हुआ है तो आप इसको याद कर सकते हैं। सर्वतात का संकर्षण कहा गया किसको? पुष्यमित्र शुंग को। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे ब्राह्मणवादी थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी थे। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध होता था घोड़ा दौड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े दौड़ाए जाते थे। और जिस जिस टेरिटरी से, जिस जिस इलाके से घोड़ा दौड़ के वापस इनके पास आता था, वो इलाके इनके माने जाते थे। अगर उस इलाके के लोग इनका अपोजिशन नहीं किए, इनको अपोज नहीं किए, ठीक है, वहां के राजा मान लेते थे, जहां जहां से घोड़ा गया है, जिन जिन एरिया से, वहां के राजा मान लेते थे अगर घोड़ा गुजर गया, लोगों को जाने दिया गया, घोड़े को जाने दिया गया, इसका मतलब कि भाई वहां के आप जो है इनको सुप्रीम मान रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरह का तरीका होता था यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और इसमें फिर एक पूरा रिचुअल्स होते थे, वैदिक रिचुअल्स होती थी। इसको किया था पतंजलि ने। ठीक है, इसमें पतंजलि जो थे, जो पुष्यमित्र शुंग जी का जो अश्वमेध हुआ था, इसमें कौन थे? पतंजलि जो थे वो अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित थे। यहाँ मेंशन किया है, देखिए पुरोहित कौन थे? पतंजलि यहाँ पुरोहित थे। ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। दिव्यवादन के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बुद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया। देखिए बुद्धिज्म के बहुत अगेंस्ट थे पुष्यमित्र शुंग, और 84,000 जो बुद्ध स्तूप थे उनको नष्ट करवाया। बौद्ध धर्म ग्रो कर रहा था, जैनिज्म ग्रो कर रहा था। वैदिक रिचुअल्स की वजह से बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे बौद्ध और जैन धर्म में लोग आ जा रहे थे, क्योंकि सामान्य था, थोड़ा समान था, थोड़ा सा मतलब क्या नाम है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स और ये सब सारी चीजें नहीं थी, तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होने लगे थे। तो यहां पे देखिए फिर इन्होंने नष्ट करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की और वैदिक पुनर्जागरण का काल, तो ये पुष्यमित्र शुंग का जो काल है इसको कहा जाता है वैदिक। ये देखिए ना, वैदिक पुनर्जागरण का काल किसका है? पुष्यमित्र शुंग का। आगे देखते हैं। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने एक कुक्कट राम विहार था, महाविहार, ठीक है, सेंचुरी जो भी बुद्धिस्ट की, कुक्कट राम महाविहार को नष्ट करवा दिया था। किसने? पुष्यमित्र ने, जो कि पाटलिपुत्र में है। कहां थी? पाटलिपुत्र में। उसके बाद जिया शर्मा ने बताया है, जिया शर्मा ने क्या बताया है कि को घोषित राम मोनेस्ट्री थी। कहां मोनेस्ट्री थी? घोषित राम विहार था, क्या नाम है, कौशाम्बी में। उसको पुष्यमित्र ने, यहां देखिए लिखा ना, जला दिया। तो पुष्यमित्र ने जला दिया था। ठीक है, इन्होंने एक और चीज कही है, क्या नाम है, कि मुझे एक जो बौद्ध, क्या नाम है, सॉरी, बौद्ध भिक्षु का सिर देगा, बौद्ध भिक्षु का सिर देगा, मैं उसे 100 दीनार दूंगा। बाप रे बाप, अगर जो इनको एक भिक्षु का सिर देगा तो ये 100 दीनार देंगे।
तो ठीक है, आप देख सकते हैं क्या एटीट्यूड था इनका या किस तरह की भावना थी बौद्धों के लिए। पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ पुष्यमित्र शुंग के समय में। और देखिए यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वह पतंजलि की मालविक अग्निमित्र में है। देखिए कालिदास की जो है मालविक अग्निमित्र, एक मालविक थी, अग्निमित्र इनके बेटे थे पुष्यमित्र के। तो अग्निमित्र और मालविक जो थी इनके बीच में कोई प्रेम संबंध था, कुछ अफेयर था, उस पे ये कालिदास जी की मालविक अग्निमित्र थी। कोर्ट की नॉवल थी, उन्हीं की पुत्री थी मालविका और अग्निमित्र। तो इन दोनों की कहानी मालविक अग्निमित्र। तो जो मालविक अग्निमित्र मेंशन किया गया है उसमें पुष्यमित्र के समय में यवनों का आक्रमण का भी बयान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये गर्गी संहित में लिखा है कि यवन जो थे वो साकेत, पांचाल, मथुरा तक पहुंच गए थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र तक आ गए थे ये लोग, यवन लोग। उसके बाद देखिए अधिकांश विद्वानों ने कहा कि यवन जो आक्रमणकारी था वो डिमेट्रियस था। यहाँ पर हाईलाइट किया ना, डिमेट्रियस जो था वो यवन आक्रमणकारी था। उसके बाद विदर्भ, विदर्भ क्या है, पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ में युद्ध हुआ था। और मालविक अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया। तो विदर्भ के राजा थे यज्ञसेन, इनको हराया किसने, अग्निमित्र ने, जो पुष्यमित्र के पुत्र थे। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने माधव सेन का पक्ष लेते हुए यज्ञसेन को हराया था। किसको हराया था, यहाँ यज्ञसेन को हराया। फिर बंटवारा हुआ, फिर विदर्भ राज के सब सारी चीजें हुई। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु माना जाता था। किसको, यज्ञसेन स्वाभाविक शत्रु थे शुंगों के। अग्निमित्र पुष्यमित्र के अधिकार जो, ठीक है, पुष्यमित्र, हाँ उधर वो, ठीक है, पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उनका पुत्र अग्निमित्र हुआ। और पुष्यमित्र के शासन काल में वह विदिशा का उपराजा बना। कालिदास के नाटक मालविक अग्निमित्र का नायक भी अग्निमित्र है। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री होती थी। भगवती कौशिकी एक बौद्ध, क्योंकि बौद्ध के तो अगेंस्ट थे ये लोग, पुष्यमित्र शुंगा ने तो बौद्ध धर्म को एकदम मतलब नष्ट ही करना चाहा। ठीक है, कई लोग कहते हैं बोधि ट्री भी इन्होंने ही काटी थी। तो अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री होना बड़ी बात है यहाँ पे, इसीलिए मेंशन कर दिया गया। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, सांब व अनिरुद्ध की मूर्तियां की स्थापना का उल्लेख है। तो देखिए किसकी, वासुदेव जी की, संकर्षण, प्रद्युमन, इन लोगों की मूर्तियां का वो है कहाँ पे, मोरा नामक स्थान पे है। ये आप इतना मत ध्यान रखिए। बस याद रखिए भगवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था शुंग का काल। तो शुंग का काल बहुत इंपॉर्टेंट था भगवत धर्म के विकास के लिए। शुंग वंश के जो 9वें शासक थे भागभद्र, उनके 14वें साल में क्या हुआ, यवन शासक था एक एंटियोलोकेट्स। तो एंटियोलकीट्स था यवन शासक, उसने अपने राजदूत को भेजा, एम्बेसडर को भेजा, हेलियोडोरस को, और उसने वासुदेव जी के सम्मान में गरुड़ स्तंभ, तो गरुड़ स्तंभ जो लगा वासुदेव जी के सम्मान में, वो एंटियोलकीट्स ने लगाया था, हेलियोडोरस ने लगाया था, जो कि एंटियोलकीट्स का राजदूत था भगवत धर्म के विकास के लिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। फिर हर्षचरित में वर्णित है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति की हत्या कर। हाँ, शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर प्रधानमंत्री जो वासुदेव उस समय था, उन्होंने कण्व वंश की नींव रखी। तो ये जो वासुदेव हैं ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, जो देवभूति अंतिम शासक थे इस रीजन के, तो उनको मार दिया इन्होंने, देवभूति को, और खुद ये प्रधानमंत्री बन गए और कण्व वंश की नींव रखी। चलिए संस्कृति विकास देखते हैं। शुंग काल में विदिशा जो है ये राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ा था विदिशा का। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो थी राजधानी रही है, फिर विदिशा भी दूसरी राजधानी थी। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, संस्कृत भाषा बड़े ग्रो की इनके समय में। और पतंजलि ने पनिनी के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी। तो पतंजलि ने पनिनी की जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, उस पर क्या लिखी, महाभाष्य। मनुस्मृति वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा सबका शासक है, ब्राह्मण को छोड़ करके। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। भूमि दान का भी मेंशन इसी में हुआ है। ठीक है, मनु में। फिर इसके बाद है मनु में विवाह को आजीवन चलने वाला, ये सब हटाइए। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एनबी हेल लेक ने अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया। तो अ कोड ऑफ जेंटू लॉ, तो मनुस्मृति को क्या कहा जाता है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। एनबी हेलहेक ने किया है, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये देखिएगा। स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग हुआ है, और सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया।
तो सांची के स्तूप को पाषाण द्वार संवर्धित किया गया और उसका आकार बढ़ा गया। और बरहूत व बौद्ध गया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंगकाल। तो जो भी बरहूत या बौद्ध गया में स्तूप है वहाँ तोरण द्वार बनाए गए हैं। ठीक है, एक सरकम्बुलेटरी पाथ होता है सांची जो स्तूप में होता है। ठीक है, उसमें सरकम्बुलेटरी पाथ होते हैं, तोरण द्वार होते हैं जिसको डिजाइन किया जाता है। पूरा स्ट्रक्चर आपको पूरा पता होना चाहिए था, कई बार डायग्राम एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तो उसको जो है ये शुंग के काल में ही तोरण द्वारों का निर्माण शुरू हुआ। भरूत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पे, पूर्वी पूर्व पश्चिम, तो पूर्वी जो ईस्ट वाला द्वार है, ईस्ट वाले द्वार में धनभूति का उल्लेख है। ठीक है, ईस्ट वाले द्वार में धनभूति का उल्लेख है। और इसके जो शायद पश्चिमी द्वार, क्या नाम है, दक्षिणी द्वार है, उसमें गौतमित पुत्र सतकर्णी का में भी अभिलेख है। ठीक है, ये आप चेक करिएगा, दक्षिणी द्वार में सतकर्णी का अभिलेख है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन है। तो जातक, जताका स्टोरीज जो होती थी, कथाएं होती थी बुद्ध जी के बारे में, इन सारा कथाओं का वर्णन किया गया इन तोरण द्वारों पे। या आप आंसर में लिख सकते हो ये सब। इसका अंकन है। लोक धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र भी मिले हैं। किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। बहुत बड़ी बात है कि शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में पहली बार मनुष्य रूप में मिला है तो मथुरा में। बुद्ध जी को मनुष्य के रूप में कहीं कहीं वो अंकित किया गया है तो मथुरा में। शुंग काल में बुद्ध का अंकन, वो एनसीईआरटी में मिशन है, फाइन आर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। शुंग काल में बुद्ध का अंकन स्तूप, धर्मचक्र। कैसे अंकन होता था बुद्ध जी का? स्तूप के, धर्मचक्र के उसमें छत्र, बोधि वृक्ष के जरिए दिखाया जाता था। कोई ना कोई इस तरह से एलिमेंट्स होते थे जिनके जरिए उनको दर्शाया जाता था। सांची में मुख्यतः स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप भी हैं सांची में, और उसमें दूसरे स्तूप में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में, दूसरे स्तूप में क्या, अशोक कालीन धर्म प्रचारक व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्य, बुद्ध के 2 शिष्य थे। जो तीसरा वाला स्तूप है उसमें सरीपुत्र और महामोदग्लयानन के धातु अवशेष हैं। तो जो तीसरा स्तूप है सांची वाले में, उसमें 2 शिष्य थे बुद्ध जी के, उनके जो अस्थियां हैं, अस्थियां वो रखी गई हैं। 2 लोगों की अस्थियां हैं, सरीपुत्र और महामोदग्लयानन। ठीक है, तो ये इनकी अस्थियां रखी हुई हैं। ये कौन थे? बुद्ध जी के फॉलोअर थे। तो ये पूरा हो गया। बाद में हम कन्वंश, शतवंश। देखिए, अगर लेक्चर इस तरह से ठीक लगा है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि ऐसे ही बनाऊं, वरना मैं इसको कॉपी पेस्ट कुछ करके और हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे वर्ड्स बहुत क्लियर है, देखिए बहुत क्लियर वर्ड्स आ रहे होंगे, इसलिए मैं इस तरह से इस पे कर रहा हूँ। अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो ठीक है, आप जैसा रिस्पॉन्स होगा फिर मैं इससे, देखिए यहाँ पे सतवाहन वंश भी इसके बाद लेक्चर शुरू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।